यस गाइस, टॉपिक नंबर 4 कंपनी लॉ के अंदर जो बात करता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और वी कैन से इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे कि आपको बिजनेस करना है गाइस, तो वो तो आप बहुत सारे तरीकों से बिजनेस कर सकते हो ना। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपनी लॉ, समझना। सो कंपनी लॉ के अंदर ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे कि भैया आपको कंपनी बनानी है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन करनी है, मतलब कि आपको वो एंटिटी खड़ी करनी है, समझना। तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। सो अगर आपको कंपनी बनाना है या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। इसके पास जाना पड़ेगा गाइस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको जाना पड़ेगा। जो भी कंपनी बनानी है उसके आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही फाइल कर दोगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है तो आपको वो सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। बट जो ये कंपनी बनाता है, समझना मेरी बात ध्यान से, जो ये कंपनी बनाता है, जिसको ये कंपनी बनानी है, लेट्स से कि हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें से सपोज 2 जन मेरे पास आए, लेट्स से आलिया एंड आयशा, ये दोनों मेरे पास आए, ठीक है। इन दोनों के मन में ख्याल आया कि यस हम कंपनी बनाते हैं। ये दोनों इनको तो आता नहीं था लीगल ये कुछ, राइट। तो ये दोनों आए इस दुनिया की सबसे हसीन प्लेस पे। कौन सी वो प्लेस है इस दुनिया की सबसे हसीन प्लेस है गाइस, एक अहमदाबाद में सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो इस दुनिया की सबसे हसीन प्लेस पे वो आए। ये कंपनी सेक्रेटरी फर्म है जिसमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एसजी हाईवे पे, राइट। तो वो लोग यहाँ पे आए और मेरे को आके बोला कि सर हमको है ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उनको पूछा कि आपको कौन से टाइप की कंपनी करनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, राइट। तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड समझ के मैं उनको अच्छे से ओपिनियन दे पाऊं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो मैंने उनके बारे में उनको पूछा कि उनको कौन से टाइप की कंपनी बनानी है, ठीक है। ये ऊपर वाला टॉपिक जो है ना गाइस, ये अपन थोड़ी देर के बात करेंगे, पहले अपन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने उनको टाइप पूछा, मैंने उनको ये भी बताया कि देखो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलोगे ना, तो 7 या 7 से ज्यादा क्या चाहिए, सब्सक्राइबर्स। क्या चाहिए गाइस, सब्सक्राइबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। बेटा पहले जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं ना, फर्स्ट शेयर होल्डर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो पहले शेयर होल्डर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, सब्सक्राइबर्स बोलेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइबर्स लिखना, बाजू में लिख देना फर्स्ट शेयर होल्डर। सो मैंने बोला कि देखो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलोगे ना, आयशा एंड आलिया, तो आपको 7 सब्सक्राइबर्स लेके आने पड़ेंगे। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है तो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स चाहिए। एंड अगर आप ओपीसी करना चाहते हो, आप 2 जन आए हो तो ऑब्वियसली आप ओपीसी तो नहीं कर सकते, राइट। ओपीसी अगर आप करना चाहते हो तो उस केस के अंदर तो सिर्फ एक ही जन चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। सो मैंने उनको सब्सक्राइबर्स के बारे में बताया। फिर मैंने उनको बोला कि भैया आपकी कंपनी के अंदर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना चाहते हो ना, तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। आप प्राइवेट कंपनी करना चाहते हो तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। एंड अगर आप ओपीसी बनाना चाहते हो तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर चाहिए मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम लिख सकते हो बिकॉज ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकता है, उसमें कोई वहां पे मिन मेक नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर वहां पे एक ही होगा ओपीसी की अगर हम बात करें तो मैंने उस हिसाब से उनको बताया। फिर मैंने उनको ये भी बताया आयशा एंड आलिया को कि देखो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करोगे ना, आप सबको मालूम है गाइस कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप इजीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे बिकॉज शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ना, राइट, वो 200 ही रहेंगे, उससे ज्यादा आप मेंबर्स वहां पे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो मैं ये सारी बातें
तो मैं ये सारी बातें वहां पे उनको बताता था। फिर मैंने इनको ये भी बताया, आलिया ने मेरे को पूछा कि सर यहाँ पे मिनिमम 1 2 3 डायरेक्टर है ओपीसी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो सर मैक्सिमम कितने हैं? तो मैंने उनको बोला कि देखो बेटा मैक्सिमम है ना, आप 15 तक ये डायरेक्टर को स्ट्रेच कर सकते हो, चाहे ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, आप 15 डायरेक्टर्स वहां पे डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो मैंने ये सारी बातें उनके दिमाग में बिठाई सो दैट वो चूज कर पाए कि उनको कौन सा कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। मैं उनको हर एक कंपनी के फायदे गैर फायदे, इंग्लिश में उसको हम बोले तो प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स में उनको बताता गया सो दैट दे कैन टेक द वेरी नाइस डिसीजन। क्यों? बिकॉज ये सब तो बताना पड़ेगा ना, इस दुनिया के सबसे हसीन प्लेस पे आप जाते हो तो वहां पे आपको सारी सर्विसेज मिलती है, राइट? सो यस, मैंने उनको वो सारी बातें बताई। देन वहां पे सेक्शन 3 मैंने उनको समझाया कि यस, ये सारी बातें सेक्शन 3 के अंदर लिखी हुई है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो कंपनी बनाने के बारे में बात करता है, राइट? सो यस, सेक्शन 3, अगर आपको कंपनी बनानी है गाइस, सो देयर इज अ सेक्शन 3 जो आपको वहां पे कंप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक कंपनी होगी तो आपको एटलीस्ट 7% लेके आना पड़ेगा सब्सक्राइबर के तौर पे, एंड अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो आपको 2% लेके आना पड़ेगा फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट एक और बात का ध्यान रहे कि आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, आप कंपनी बना सकते हो लॉफुल पर्पस के लिए ही। आपकी कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो या कोई सी भी कंपनी हो, कंपनी कैन बी फॉर्म्ड आप कंपनी बना सकते हो फॉर लॉफुल पर्पस ओनली। मतलब कि क्या आप कभी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड बना के चरस गांजा बेच सकते हो और आप ऐसा लिख सकते हो हे आरओसी हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चरस एंड गांजा बेचने के लिए? नॉट एट ऑल, बिकॉज चरस एंड गांजा हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड है, वो लॉफुल नहीं है, एंड इसीलिए आप उसके लिए कंपनी नहीं बना सकते। इसने बोला सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही आप कंपनी बना सकते हो, एंड जितने भी लोगों को ये बनाना है वो लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम के अंदर एंड कंप्लाई करेंगे बाकी की रिक्वायरमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए। सेम गोस टू कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करना है तो उस केस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा % प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है एंड 1% ओपीसी बना सकता है। यहाँ पे 1 to 7 की जो बात कर रहे हैं गाइस, वो सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि देखो आलिया एंड आयशा, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, कोई बात नहीं, मैं आपको सबसे अच्छा गाइड करूंगा इस चीज के लिए, बट ध्यान रहे कि सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, अनलॉफुल पर्पस के लिए वहां पे नहीं होगी। सपोज उनको गुजरात में कंपनी बनानी हो गई, समझना, गुजरात आरओसी के पास जाके, तो क्या वो गुजरात में दारू बेचने की कंपनी बना सकते हैं? द आंसर इज नो गाइस। क्यों? बिकॉज गुजरात में दारू बंदी है, गुजरात में दारू तो अलाउड नहीं है, राइट? तो वो लिकर की या ड्रिंक की, राइट, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स की बना सकते हैं, बट ये वाली वो फैक्ट्री उनको लगानी है या फिर कंपनी बनानी है, देन दे आर नॉट अलाउड। ठीक है गाइस, ये समझ में आता है फॉर्मेशन? तो उसमें आपको पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कुछ चूज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करेंगे गाइस सेक्शन 7 की। सेक्शन 3 पहले इतना बोलता है लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए एंड मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, लीगल पर्पस के लिए ही आप ये बना सकते हो। अभी ये सेक्शन 7 की अगर हम बात करें गाइस, जो बात करता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या ओपीसी कंपनी बनाना चाहते हो ना, तो देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब जो मम्मा है, राइट, आरओसी क्या है गाइस, अपनी मम्मा है, ठीक है, तो मम्मा के साथ आपको वो डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे गाइस, फाइल करने पड़ेंगे।
ठीक है। सो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है गाइस? प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। ठीक है। सो सेक्शन 7 का हेडिंग डालेंगे अपन, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो अगर आपको कंपनी बनानी है गाइस, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 कि देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनाने पड़ेंगे एंड आपको फाइल करने पड़ेंगे। क्या बोलता है? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। यहाँ पे जहां पे रजिस्ट्रार लिखा होगा मतलब वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की बात करता है, आरओसी की बात करता है। विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ऐसे जैसे मैंने आपको बोला था गाइस के इन एवरी स्टेट देयर इज अ आरओसी। हर एक राज्य में एक आरओसी है। ठीक है, हर एक राज्य में क्या है गाइस? आरओसी है। सो अगर ये जो मेरे पास आलिया एंड आयशा ये आए हैं, अगर इनको अपना कंपनी का ऑफिस गुजरात में रखना है तो मुझे गुजरात आरओसी के पास जाना पड़ेगा। वैसे करना तो ऑनलाइन ही है, बट वो फॉर्म जो मैं फाइल करूंगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स में फाइल करूंगा, वो गुजरात आरओसी के पास चला जाएगा। समझना मेरी बात? ठीक है। अगर आलिया एंड आयशा को महाराष्ट्र में कंपनी बनानी है, कहां पे बनानी है गाइस? महाराष्ट्र में कंपनी बनानी है, मतलब बॉम्बे में या कहीं पे, तो बॉम्बे में बनानी है तो मुझे महाराष्ट्र आरओसी के पास जाना पड़ेगा। मतलब कि ये एप्लीकेशन महाराष्ट्र आरओसी को वहां पे सबमिट होगा, राइट? तो हर एक स्टेट के अंदर वहां पे आरओसी है गाइस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वहां पे जहां पे आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, ये देखो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है गाइस, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। बट कौन से रजिस्ट्रार को? हर एक स्टेट में रजिस्ट्रार है, हम कौन से रजिस्ट्रार को फाइल करें, ऐसा आलिया को क्वेश्चन आया। तो मैंने बोला बेटा जहां पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहते हो ना, उस रजिस्ट्रार को फाइल करने का। ठीक है। सो पहला पॉइंट यही बोलता है, टू फाइल necessary documents for incorporation of company to the registrar to the ROC जिसके jurisdiction में, jurisdiction मतलब जिसके एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओ बोले तो रजिस्टर्ड ऑफिस आप रखना चाहते हो। जहां पे भी आप ये रखना चाहते हो गाइस, तो आपको ये फाइल करना पड़ेगा, राइट? सो ये पहला पॉइंट बोलता है। अभी कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है? ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 गाइस, यहाँ पे इस पॉइंट के बाहर लिख दो आप, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कैसा होता है गाइस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट? और ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होगा ना गाइस, कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स मैंने आपको अभी बताया, जो कंपनी के पहले शेयर होल्डर है, राइट? उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ये मेमोरेंडम के अंदर सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो उनको ये साइन करके उसको अटैच करना पड़ेगा, मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, अभी ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको एक बार बताया भी था, राइट? कि मेमोरेंडम के अंदर है ना, ये 6 क्लॉज लिखे हुए होते हैं। मेमोरेंडम के अंदर क्या लिखा हुआ होता है गाइस? 6 क्लॉजेस लिखे होते हैं, मतलब कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, राइट? कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई होती है।
फिर उसके बाद कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है ना, वो भी वहां पे लिखा हुआ होता है। ये देखिए मैंने आपको ये बताया था गाइस, नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे एड्रेस पूरा तो नहीं लिखा होता बट स्टेट का नाम लिखा होता है, कौन से स्टेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी का मेन हेतु क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या काम करती है, राइट, तो वो वहां पे लिखा हुआ होता है। कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ये हमको अच्छे से आता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ये कौन सी कंपनी है, राइट, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई होती है। देन उसके बाद कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है वो यहाँ पे लिखा होगा। छठा क्लॉज कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लॉज होगा गाइस। मतलब यहाँ पे कंपनी के जो पहले पहले शेयर होल्डर्स है ना, कंपनी के जो फर्स्ट शेयर होल्डर है, इन सबके नाम लिखे हुए होंगे। पब्लिक कंपनी होगी तो 7 नाम एटलीस्ट होगा, प्राइवेट कंपनी होगी तो एटलीस्ट 2 नाम होगा, यू गेटिंग दिस राइट। तो इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज लिखना पड़ेगा, सारे लोग यहाँ पे साइन भी करेंगे, राइट, और उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं गाइस, नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी यहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो ये सब कुछ अपन मेमोरेंडम के टॉपिक में पढ़ने वाला है, बट यस मेमोरेंडम के अंदर ये 6 क्लॉजेस होते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या होता है, तो कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि कंपनी को कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें कंपनी को फॉलो करना है, ठीक है, वो सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होती है, समझना गाइस। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ होता है, मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉज लिखे हुए होते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको बनानी है, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल्स, वो आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, अभी एक डॉक्यूमेंट से थोड़ी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, राइट, देयर आर वेरियस अदर पॉइंट्स एज वेल। सो वहां पे दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आपको एक डेक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, डेक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि कोई भी एक पर्सन, चाहे फिर वो एडवोकेट हो, आप लोग हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई सीए में कर रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट वो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि मैं, ठीक है। एंड इन लोग को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, कि भैया सारी रिक्वायरमेंट इस एक्ट की और उसके रूल्स की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने फुलफिल की है, समझना गाइस। एक आपको ऐसा डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, क्या फाइल करना पड़ेगा गाइस, डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन 2 जन फाइल करेंगे, एक प्रोफेशनल जो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में वहां पे उनकी मदद कर रहा है, एंड दूसरा कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी का मैनेजर, या फिर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। ये 2 जन को ये डिक्लेरेशन फाइल करना है, प्रोफेशनल एंड डायरेक्टर, मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी, उनमें से कोई भी करेगा तो चलेगा। इनको डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखना है, तो उनको डिक्लेरेशन के अंदर ये लिखना है कि भैया हमने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स, बिकॉज एक्ट अकेले नहीं होता ना, एक्ट के साथ साथ क्या होता है गाइस, रूल्स भी होते हैं, राइट, हैव बीन कंप्लाइड विद, हमने ये सबका कंप्लायंसेस किया है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्म करने के लिए हमने ये सब का कंप्लायंसेस किया है, ऐसा। ये प्रोफेशनल बोले तो प्रोफेशनल के अंदर जो, अगर कोई सीए के पास आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए गए हो तो वो सीए लिख के देगा, कोई सीएस के पास गए हो तो सीएस, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट के पास गए हो तो कॉस्ट अकाउंटेंट, या अगर कोई एडवोकेट के पास गए हो तो एडवोकेट, ठीक है। तो ये लोग ऐसा लिख के देते हैं कि भैया आपने एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सबका कंप्लायंस किया है, जो भी सेक्शन 3 के अंदर लिखा है, सेक्शन 7 के अंदर लिखा है, ठीक है, वो सब का आपने कंप्लायंस किया है, ऐसा उन लोग को लिख के देना पड़ेगा। साथ में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, मेरे पास कौन आया था कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, आलिया एंड आयशा,
उन लोग को भी ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि यस हमने ये सारे कंप्लायंसेस किए हैं एंड हमने कोई वायोलेशन नहीं किया है, राइट। सो पहला डॉक्यूमेंट क्या था गाइस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपने एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंसेस किया है, ऐसा आपको एक डिक्लेरेशन तो बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और डिक्लेरेशन, ओहो क्या बात है, डिक्लेरेशन के ऊपर डिक्लेरेशन, एक और डिक्लेरेशन वहां पे है, बट अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ये डिक्लेरेशन कौन देगा, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। ओहो, सब्सक्राइबर किसको बोलते हैं, कम ऑन कमेंट मी, सब्सक्राइबर बोले तो सर जिसने यूट्यूब की चैनल सब्सक्राइब की है उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं क्या, सब्सक्राइबर किसको बोलते हैं, कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर। कम ऑन गाइस, पहला पहला मालूम है आप लोग को, पहला पहला शेयर होल्डर, और कोई मत सोचना हाँ पहला पहला क्या है, बट वो शेयर होल्डर है, ठीक है। सो यहां पे समझना गाइस, सो ये जो पहले पहले शेयर होल्डर है मतलब के जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है, ये सब्सक्राइबर्स कुछ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, समझना आज तो ना छोड़ेंगे हम। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के ऊपर मतलब के मेमोरेंडम के लिए वो लोग एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एंड फ्रॉम द पर्संस नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब के मेमोरेंडम, मैंने आपको पहले ही बोला मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबर्स का नाम लिखा हुआ होता है, राइट। मेमोरेंडम का छठा क्लॉज जो होता है, ये मैं आपको सारे के सारे लर्न भी करवाऊंगा गाइस एक मस्त स्टोरी बता के, ठीक है। ये छठा क्लॉज जो है वो कौन सा है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब के मेमोरेंडम के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर्स है, प्राइवेट कंपनी में 2 होंगे एटलीस्ट, पब्लिक कंपनी में 7 होंगे, ओपीसी में 1 होगा, राइट। तो वहां पे इसने बोला कि भैया वो जो सब्सक्राइबर्स है ना, वो सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम में जिसका नाम लिखा हुआ है, वो लोग एक डिक्लेरेशन देंगे, एंड जो कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये लोग भी एक डिक्लेरेशन देंगे। सो गाइस ये लोग क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं अभी, ऊपर तो ये डिक्लेरेशन दिया था प्रोफेशनल ने एंड डायरेक्टर मैनेजर ने कि हमने सारे लॉ रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई किए हैं, अभी ये लोग क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ये लोग ऐसा लिख के दे रहे हैं गाइस के स्टेटिंग दैट, मतलब कि ऐसा लिख के दे रहे हैं कि वो लोग कन्विक्ट नहीं हुए हैं, मतलब कभी पकड़े नहीं गए हैं, दे आर नॉट कन्विक्टेड, ही इज नॉट कन्विक्टेड कोई भी गुनाह के अंदर, ऑफेंस मतलब गुनाह, समझना गाइस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, गुनाह, राइट। कन्विक्ट मतलब कि वो लोग पकड़े गए हो, तो मना कर रहे हैं, नॉट कन्विक्टेड मतलब वो नहीं पकड़े गए हैं, वो लोग कोई भी गुनाह में नहीं पकड़े गए हैं, ऐसा कोई भी, इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कनेक्शन विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई गलत डिक्लेरेशन फाइल करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी हो और फिर आरओसी ने आके आपको पकड़ा हो और जेल में डाल दिया हो, तो जो कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर है मतलब सब्सक्राइबर्स, एंड जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, वो लोग ऐसा लिख के दे रहे कि भैया आज तक ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ है कि हम कभी पकड़े गए हो, राइट, मतलब बापू पकड़ाना नहीं। अब समझना गाइस, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, वो किसी फ्रॉड के केस में, कोई मिसफियंस के केस में और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में टू एनी कंपनी अंडर दीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ पिछले 5 साल में, समझना कैसे, पिछले 5 साल में ये जो सब्सक्राइबर्स डिक्लेरेशन दे रहा है एंड जो पहले पहले जो डायरेक्टर्स है वो लोग जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, वो लोग ऐसा लिख रहे हैं कि पिछले 5 साल में
हम कभी भी कोई फ्रॉड के अंदर, कोई मिसफियंस के अंदर, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अंदर हम पकड़े नहीं गए हैं किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। एंड तीसरा डिक्लेरेशन वो दे रहे हैं, एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो हम फाइल कर रहे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम आरओसी को फाइल कर रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, वो हमारे हिसाब से एकदम करेक्ट है, कंप्लीट है, एंड हमारे नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से वो एकदम ट्रू है, मतलब एकदम साचा है, ચોખ્ખા છે અને પરફેક્ટ છે, कंप्लीट છે, राइट, अधूरा नहीं। समझना है ये तीन चीज का डिक्लेरेशन ये सारे के सारे सब्सक्राइबर्स देंगे एंड कंपनी के डायरेक्टर्स देंगे। फिर से कौन से कि वो लोग कन्विक्ट नहीं हुए हैं। डिक्लेरेशन तीन चीज का देना है कि वो लोग कभी भी, हम ये वर्ड याद रखेंगे गाइस, कन्विक्टेड, के वो कभी भी पकड़े नहीं गए हैं, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी गुनाह के अंदर वो पकड़े नहीं गए हैं, राइट। बट गुना कौन सा? चोरी का, लूटफाट का, रेप का कौन सा गुना? नहीं, इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है। दूसरा, he has not been guilty of any fraud। पहले तो वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं इन कनेक्शन विद दी प्रमोशन, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए। फिर दूसरा वो बोलता है वो किसी भी फ्रॉड या कोई मिसफियंस या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अंदर नहीं पकड़े गए हैं, राइट, टू एनी कंपनी, राइट। कोई भी कंपनी के अंदर उन्होंने फ्रॉड किया हो या अपना ड्यूटी नहीं निभाया हो, राइट, ऐसा भी वो कभी नहीं पकड़े गए हैं अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो इनको तीन डिक्लेरेशंस, मतलब एक डिक्लेरेशंस के अंदर तीन बातें कवर करनी है गाइस। दूसरा उनको ये भी लिख के देना है कि वो लोग कभी पकड़े नहीं गए हैं। तो किस चीज के अंदर नहीं पकड़े गए हैं? नॉट फाउंड गिल्टी, ठीक है, नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, कोई फ्रॉड के अंदर नहीं पकड़े गए, कोई मिसफियंस के अंदर नहीं पकड़े गए, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अंदर नहीं पकड़े गए। टू एनी कंपनी इन द लास्ट 5 years। 5 साल पहले पकड़े गए तो कोई बात नहीं, अगर 5 साल पहले पकड़े गए हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट पिछले 5 साल में वो नहीं पकड़े गए। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो वो फाइल कर रहे हैं, राइट, वो सारे के सारे फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ट्रू है, करेक्ट है। तीन चीजें गाइस आपको, ट्रू है, करेक्ट है एंड कंप्लीट। बस ऐसी तीन चीजें आपको वहां पे लिख के देनी पड़ेगी। समझना गाइस, ऊपर हमने देखा कि डिक्लेरेशन कौन फाइल कर रहा है, तो प्रोफेशनल फाइल कर रहा है, ठीक है। और फिर वहां पे क्या बोला, वो प्रोफेशनल एंड डायरेक्टर कंपनी का या मैनेजर, ठीक है, वो लोग वहां पे फाइल करेंगे, या कंपनी सेक्रेटरी, कि भैया हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है। फिर डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स एंड कंपनी के पहले डायरेक्टर्स, ये लोग फाइल कर रहे हैं, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम कभी पकड़े नहीं गए हैं कंपनी प्रमोशन और कन्विक्टेड नहीं हुए ऑफेंस के अंदर, ना हम कभी गिल्टी हुए हैं, राइट, फ्रॉड, मिसफियंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, और ना ही, और दूसरा तीसरा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं गाइस वो एकदम करेक्ट है, वो परफेक्ट है एंड एकदम ट्रू है, राइट। तो ऐसा आपको वहां पे करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन मतलब क्या, तो काइंड ऑफ गाइस इसको एफिडेविट भी बोल सकते हो। ऐसा आप लिख के दे रहे हो, स्टैम्प नोटरी करवाना पड़ेगा, राइट, आप लिख के ऐसा एक डिक्लेरेशन दे रहे हो। बट एफिडेविट और उसमें थोड़ा सा माइन्यूट फर्क होता है, राइट। एफिडेविट कंपलसरीली स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, राइट, आपको कंपलसरीली वो सिग्नेचर करके देना पड़ेगा, राइट, नोटरी करवाना पड़ेगा। बट इस केस के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है। देन उसके बाद 4 और वहां पे चीजें हैं जो आपको फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा गाइस। 4 और चीजें आपको आपकी कंपनी कहां पे रखनी है, राइट। हर एक कंपनी का क्या होता है गाइस, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, राइट। बट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सपोज आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस अभी नहीं है और आप ये चाहते हो कि एक बार कंपनी बन जाए ना, फिर उसके बाद कंपनी के नाम पे ही हम रजिस्टर्ड ऑफिस ले, तो तब तक आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए, समझना गाइस, राइट। सो यहाँ पे वही चीज बोली है कि आपको अगर आपका रजिस्टर ऑफिस नहीं है, अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा जब तक, टिल मतलब जब तक, राइट, आपका रजिस्टर ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक। तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा गाइस। देन आपको और भी सब्सक्राइबर्स की बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी। उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसका फैमिली नेम क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस, उसकी नेशनैलिटी क्या है, ये सारी बातें आपको मेमोरेंडम के अंदर लिखनी पड़ती है। साथ में उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, लाइक पैन कार्ड देना पड़ेगा या आधार कार्ड। एंड इन केस सब्सक्राइबर्स अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब के कोई कंपनी शेयर से सब्सक्राइब कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना, यस। मतलब आलिया एंड आयशा, ये दोनों कंपनी बना रही है, आलिया एंड आयशा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें शेयर सब्सक्राइब कौन कर रहा है, तो मेरी कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड भी उसके अंदर सब्सक्राइबर बनी है। तो मतलब मेरी कंपनी है तो कॉर्पोरेट है ना, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा गाइस। तो इसने यही बोला कि अगर आपका सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो उसकी भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस अपने, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अटैच करना पड़ेगा। फिर हम डिक्लेरेशन के ऊपर चले गए तो डिक्लेरेशंस देना पड़ेगा। फिर अगेन हम डिक्लेरेशंस के ऊपर चले गए, राइट, के सब्सक्राइबर्स एंड पहले डायरेक्टर्स डिक्लेरेशंस देंगे। फिर हमने देखा कि भैया आपको क्या देना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। सो जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा। फिर हमने देखा पांचवा पॉइंट कि भैया सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी, राइट। तो वी कैन से डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। इतना सब कुछ गाइस आपको देना पड़ता है अगर आपको कंपनी बनानी हो तो। अब डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स में क्या डिटेल्स देना पड़ेगा, तो आपको देखने का कि भैया आपका सब्सक्राइबर क्या है, इंडिविजुअल है आपके और मेरे जैसा, या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका नाम, उसका सर नेम, उसका फैमिली नेम, उसका एड्रेस, ठीक है। ये सारी बातें आपको मेमोरेंडम के अंदर लिखनी पड़ती है, ये देखिए गाइस, ठीक है। नेशनैलिटी भी लिखनी पड़ेगी, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा। एंड अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी वो प्रिस्क्राइब कहाँ पे होगा गाइस, रूल्स में। रूल्स में वो चीजें लिखी हुई होगी कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और वो देना पड़ेगा, राइट। तब जाके वो वहां पे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो गाइस एड्रेस दे दिया, फिर हमने डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स दे दिया। देन उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स देना है, जो कंपनी के पर्टिकुलर्स, राइट। मतलब कि आपको नाम, फैमिली नेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड सच अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग, के सब्सक्राइबर्स की जगह पे उसको कैंसिल करो गाइस, एज द डायरेक्टर्स, आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कैंसिल कर दो और वहां पे लिखो फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर आपने डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स दिया ना, ठीक वैसे ही आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर।
तो ये डिटेल्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें भी उनका नाम, अता पता, राइट। डायरेक्टर का एक नंबर आता है, इस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन बोलते हैं उसको, वो भी आपको वहां पे देना पड़ेगा। देन पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टर का पॉइंट गाइस यहाँ पे दे दिया है, ये पॉइंट कैंसिल ही कर दो फिर तो, बिकॉज ये भी डायरेक्टर का ही पॉइंट है और ये भी डायरेक्टर का ही पॉइंट है। ये सब्सक्राइबर का पॉइंट 2 बार दे दिया है, राइट। सो ये दोनों में से कोई एक पॉइंट रखो, या फिर इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, सेकंड लास्ट पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट रख दो एज द फर्स्ट डायरेक्टर in other firms, body corporate, along with the consent to act as a director in the company as may be prescribed। ठीक है, सो कोई एक पॉइंट रखो गाइस, बट जो भी पॉइंट रखते हो उसमें हम एक वर्ड ऐड कर देंगे कि ये डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उनको उसका नाम, सरनेम, फैमिली नेम, DIN, एड्रेस, नेशनलिटी, ये सब कुछ को देना ही पड़ेगा। उसको क्या क्या देना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। उसको अपना नाम, सरनेम, राइट, फैमिली नेम, ये सब कुछ उसको प्रोवाइड करना है। अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है, नेशनलिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब जो इंडिविजुअल के लिए था ना, ये सब कुछ, राइट। इस इन एडिशन टू दैट उसको अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, राइट। ये यूनिक नंबर होता है गाइस, ये यूनिक नंबर होता है। आप लोग को मालूम है ये DIN की शुरुआत 2006 में हुई थी। सबसे पहला DIN मिस्टर रतन टाटा सर ने लिया था, रतन टाटा सर ने, राइट। उनका DIN, वैसे ये डीन होता है ना, वो 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है। सबसे पहला डीन भारत में अगर किसी ने लिया हो तो वो सर रतन टाटा है। सबसे पहला डीन उन्होंने लिया था, उनका डीन ही है 7 टाइम्स 0 फिर 1। उन्होंने शुरुआत की थी कैसे डीन लेने की। तो आपको ये साथ में, इसके साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन, मतलब कि वो कंपनी को देता है टू एक्ट एज अ, डिक्लेरेशन नहीं बट कंसेंट वी कैन से, सही वर्ड उसके लिए कंसेंट यूज किया जाएगा। कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, ऐसा वो कंसेंट वहां पे देगा। ठीक है, सो इतनी चीजें गाइस वहां पे डायरेक्टर के लिए एक ही पॉइंट रखोगे तो चलेगा, ये 2 पॉइंट की जगह पे, ठीक है। बट वहां पे ये पॉइंट आप रख लो एंड उसके साथ ये लिख दो कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, तो वहां पे डेफिनेटली चल जाएगा। यस गाइस, इतनी सारी चीजें आपको फाइल करनी पड़ेगी। 6 चीजें हुई टोटल, जिसमें जिसमें सबसे पहला हुआ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, फिर डेक्लेरेशंस, वो डेक्लेरेशंस प्रोफेशनल्स के होंगे, डायरेक्टर मैनेजर भी होंगे, फिर सब्सक्राइबर एंड पहले पहले डायरेक्टर का डेक्लेरेशन, फिर आपको अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, चौथा वाला पॉइंट तभी आएगा कि अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सो अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वहां पे, मतलब कि टेम्पररी एड्रेस एक बार देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको सब्सक्राइबर्स का डिटेल्स देना है एंड आपको पहले पहले डायरेक्टर्स का डिटेल्स देना है। सो इतनी चीजें अगर आप दे दो तो आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल करोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। कम ऑन गाइस मेरे साथ, आप ये सारा डिटेल्स किसके साथ फाइल करोगे गाइस? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, मतलब कि ROC के साथ आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा। जैसे ही ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। क्या दे देगा गाइस आपको? वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलेंगे COI शॉर्ट में अगर बोलना है तो। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन जो आपने फाइल किया है, वो रजिस्टर करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी इंफॉर्मेशंस को अपने रजिस्टर के अंदर, एंड वो इश्यू कर देंगे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। टू द इफेक्ट दैट द ये जो कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ऐसा वो लिख के सिग्नेचर करके आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो आपका है, जिसके अंदर 21 डिजिट का, ओहो इतना बड़ा, 21 डिजिट का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ होगा, जो एक यूनिक नंबर होगा गाइस। हर एक कंपनी का CIN अलग अलग होता है। सो आरओसी आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, उसके अंदर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ होगा। On and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company a corporate identity number, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. ये certificate के अंदर corporate identification number लिखा हुआ होगा। 21 डिजिट का होता है गाइस, वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हो। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है एंड इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आरओसी के साथ आपको हार्ड कॉपी फाइल नहीं करनी है, आपको वो पेपर प्रिंट निकाल के साइन करके डिक्लेरेशन नहीं देना है, आपको सिर्फ उसको स्कैन करके, जैसे आप मेरे को होमवर्क देते हो स्कैन करके, बट कैन आई से दैट वो होमवर्क तो आपके पास ही पड़ा है, ओरिजिनल कॉपी। ठीक वैसे ही कंपनी के पास ही सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन पड़े हैं, आपने तो सिर्फ स्कैन कॉपी ही अपलोड किया है। समझना मेरी बात, आपने तो सिर्फ क्या किया है गाइस, स्कैन कॉपी ही अपलोड किया है। सो कानून ये बोलता है, समझना मेरी बात ध्यान से, कानून ये बोलता है कि भैया आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, बताइए ना क्या करना पड़ेगा। कानून ये बोलता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशंस वहां पे फाइल करने पड़ेंगे। द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व ऑल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज, all right, it's registered office copies of all the documents informations as originally filed till its dissolution under this act। मतलब ये कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे संभाल के रखने पड़ेंगे, सारी इंफॉर्मेशंस, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशंस, ये सब कुछ आपको संभाल के रखना पड़ेगा। डिसोल्यूशन तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको ये सब कुछ संभाल के रखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो है वो आपके डाउट्स के बाद में करवाऊंगा। अगर आपने कोई गलत इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फाइल कर दिया है, गाइस 5th पॉइंट क्या बोलता है, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स मतलब खोटू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपने कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, उसको बोलते सपरेशन। सपरेशन मतलब जो भी गुजराती मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले लिख दो गाइस, आपने कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, हाइड किया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने जो स्टेटमेंट फाइल किया है वो गलत है। सपोज आपने कुछ गलत नहीं फाइल किया, तो आपने कुछ इंफॉर्मेशन को जो जानना जरूरी था बट आपने उसको छुपाया है, तो क्या कानून ने बोला, अगर कोई पर्सन कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है या कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाता है ऑफ विच ही इज अवेयर, और उसको पता है कि यस मैंने ये छुपाया है, इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि जानबूझ के अगर आप कोई गलती करते हो गाइस, तो उसको गलती नहीं, उसको फ्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉड। और आपने रजिस्ट्रार के पास वो फाइल कर दिया है,
राइट, और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो उस बंदे को फ्रॉड किया है, एंड वो फ्रॉड की सजा सेक्शन AK47 के अंदर लिखी हुई है। AK47 दर 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 वो वाली? यस बेटा, मैं 447 को AK47 बोलता हूं। क्यों? बिकॉज AK47 तो एक बार लगती है ना, इंसान खत्म, राइट, राम राम सत्य है ऐसा। बट 447 तो आपको रिबा रिबा के मारेगा, इतना भयानक सेक्शन है। सो कभी भी कंपनी के अंदर फ्रॉड करने का मत सोचना। इफ यू विल डू फ्रॉड, सेक्शन 447 इज देयर। 447 के अंदर आपको बहुत सारी पेनल्टी हो सकती है, जेल हो सकती है, साबरमती की जेल या येरवड़ा की जेल, राइट, किसी भी जेल में आपको डाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फर्निश किया है कोई फॉल्स, चाहे फिर आपने बीइंग अ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर हो और आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, सब्सक्राइबर होके गलत इंफॉर्मेशन दिया है, या प्रोफेशनल होके अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, सो कभी भी गाइस ऐसा काम नहीं करने का। कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करने के। अगर आप फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दोगे या फिर आप मटेरियल फैक्ट को छुपाओगे, तो कानून ये बोलता है यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है गाइस, सो ऐसा काम नहीं करने का। दूसरा, आपने जो गलत इंफॉर्मेशन दिया था ना, वो गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। आपने किसी सत्य को छुपाया है एंड कंपनी इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी हो चुकी है। ऊपर जो 5वां पॉइंट था ना गाइस, ऊपर भी ऐसा ही था कि आपने सत्य को छुपाया है या गलत बोला है, बट वो गलती पकड़ी गई है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां पे देखिए, और यहां पे तो इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन पछी आ खबर पड़ी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पता चला, और ऊपर 5वां पॉइंट बोलता है इनकॉर्पोरेशन अभी आप हुआ नहीं था, कर ही रहे थे और पता चला यस बापू ने झूठ बोला है या सत्य को छुपाया है। यहां पे इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, समझना, उसके बाद पता चला कि भैया आपने कुछ झूठ बोला है, आपने कुछ सत्य को छुपाया है। सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, समझना गाइस, एट एनी टाइम, बट इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, उसके बाद ऐसा प्रूव होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब कि कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी गलत इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, और कंपनी ने कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, और कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर दी है ना, राइट, वो गलत है। समझना, मतलब कि कंपनी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशंस दी है, और कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन लिया है। प्रमोटर्स, पर्सन्स जो है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन, राइट, मतलब के पहले डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड जिस बंदे ने डिक्लेरेशन दिया था, राइट, वो सबको वहां पे फ्रॉड के केस में सेक्शन AK47 के अंदर कर दिया जाएगा। सो चाहे दोनों का पर्पस तो एक ही है, 5वें 6ठे पॉइंट का, अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत चीजें प्रोवाइड की होगी, देन यू विल बी पेनलाइज्ड, राइट, आपको वहां पे सेक्शन AK47 के तहत अंदर कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद इतना ही नहीं, अगर आपकी कंपनी गलत डॉक्यूमेंट्स फाइल करके इनकॉर्पोरेट हो गई है, company has been got incorporated by furnishing false or incorrect informations or representations, by suppressing any material fact informations in any of the documents or declarations filed or made for incorporating such company, right, या फिर आपने कोई fraudulent action लिया है, तो NCLT बोले तो दादाजी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, राइट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, टी बोले तो ट्राइब्यूनल, यहाँ पे वही लिखा हुआ, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल में on an application made to it on being satisfied that situation so warrants, समझना, मतलब कि ट्राइब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन किया है कि भैया ये कंपनी तो है ना, गलत इंफॉर्मेशन फाइल करके
इनकॉर्पोरेट हो गई है, राइट। तो एनी पर्सन जाके एप्लीकेशन करता है और वी कैन से कंप्लेन करता है, किसको रे, ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो इसने बोला where a company has been got incorporated by furnishing false or the incorrect informations or representations or by suppressing any material fact or informations in any documents, तो ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट, किसी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन किया है, किसी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन किया है, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है, राइट, द सिचुएशन के मतलब कि भैया ये गलत इंफॉर्मेशन आपने फाइल किया है, ट्रिब्यूनल ऐसा सेटिस्फाइड भी हो गया, किसी ने एप्लीकेशन किया एंड ये ट्रिब्यूनल को लग गया कि यस बात तो सही है यार कि कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन फाइल की है, राइट। तो व्हाट ट्रिब्यूनल विल डू, what tribunal will do guys, the tribunal will pass the order as it may think fit for regulation of the management of the company including the changes, मतलब ट्रिब्यूनल पहले तो ऑर्डर पास करेगा, for the regulation of the management of the company including changes if any in its memorandum and articles, राइट, मतलब के कंपनी उसका मैनेजमेंट चेंज कर देगा। कि भैया अब कंपनी का मैनेजमेंट ये लोग नहीं करेंगे बिकॉज इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन फाइल करके ये कंपनी बनाई है, राइट। सो ये लोग वो चीज नहीं करेंगे, वो ऑर्डर पास करेंगे फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग, वो चेंज कर देंगे कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब कि कंपनी का पूरा मैनेजमेंट वो लोग वहां पे चेंज कर देंगे। ये कब होगा गाइस, कि आपने गलत इंफॉर्मेशन फाइल करके कंपनी बनाई है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, किसी ने जाके ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन किया है कि भैया ये ऐसा गुनाह इसने किया है, ऐसा गुनाह इसने किया है, राइट। तो उस केस के अंदर वहां पे क्या किया जाएगा, ये ऐसा एक्शन लिया जाएगा, ट्रिब्यूनल विल पास द ऑर्डर कि भैया इस कंपनी का मैनेजमेंट हम चेंज कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड, ऐसा भी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भैया अब मेंबर्स की लायबिलिटी, बिकॉज आपने गलत इंफॉर्मेशन फाइल की थी ना, तो हम आपको लिमिटेड लायबिलिटी अब नहीं रखने देंगे, आपकी लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ऐसा भी डायरेक्शन दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब कि आपकी कंपनी का नाम हम रिमूव कर रहे हैं, आपकी कंपनी को बंद कर रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम हम रजिस्टर से निकाल रहे हैं, क्यों, बिकॉज आपने गलत इंफॉर्मेशन, तो ये और लिखा है इसमें से कोई सा भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आपकी कंपनी को वाइंड अप कर दे, कंपनी को बंद कर दो, ऐसा भी और कोई भी ऑर्डर जो उनको ठीक लगता है, एज इट में डीम फिट का मतलब क्या होता है गाइस, जो उनको ठीक लगता है, ऐसा भी कोई ऑर्डर अगर उनको पास करना है तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। सो समझना गाइस, आपने गलत इंफॉर्मेशन फाइल किया है, आपने कोई सत्य को छुपाया है, सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, वो अगर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेशन चल रहा था, अभी हुआ नहीं था, उस टाइम पे पकड़ा जाता है, देन आपको वहां पे फ्रॉड पर्सन माना जाएगा एंड सेक्शन AK-47 के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। AK-47, ठीक है ना गाइस, समझना पबजी लवर्स, AK-47। बट अगर आपने जो गलत इंफॉर्मेशन फाइल किया, आपने जो सत्य को छुपाया किसी चीज के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एंड उससे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो आपको AK-47 भी लगेगा आपके ऊपर। एंड दूसरा, अगर कोई बंदा जाके ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कर देता है ना कि भैया इसने ये किया है, तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर पास कर सकता है, तो ट्रिब्यूनल आपका कंपनी का मैनेजमेंट चेंज करवा सकता है, ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी की लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर से निकाल सकता है, ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकता है, या ट्रिब्यूनल कोई और ऑर्डर भी पास कर सकता है जो उसको ठीक लगे। बट यस,
ऑर्डर पास करने से पहले एक बार आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हमारे भारत के बंधारण के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी भी पर्सन को बोलने का मौका दोगे, उसका पक्ष वो डेफिनेटली रखेगा। उसके बाद ही कोई भी जज हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोफेशन, राइट, आप उसको सजा नहीं दे सकते जब तक आप उसको सुन नहीं देते। जज के सामने भी एक्सीडेंट हुआ हो ना, या खून हुआ हो, और जज ने सामने देखा हो कि यस इस बंदे ने उस बंदे को मारा है, और जज ने सामने देखा है पब्लिक प्लेस पे ये हुआ था, और वही जज के पास ये क्रिमिनल केस जाता है, तो जज क्या वो खूनी को सुनने पहले ही ऐसे बोल देगा आपको हम आजीवन कारावास देते हैं? नहीं, आपको आपके बचाव में कुछ बोलना है। आपने बहुत सारे पिक्चरों के अंदर भी देखा होगा, जज को वो बात नहीं पता, उसके सामने खून हुआ, दैट इज करेक्ट, ये बात नहीं पता होगी ना कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है या किस चीज के लिए किया है। तो यस, एक बार उसको बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक वैसे ही गाइस, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग, ऐसे कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, बिफोर मेकिंग सच ऑर्डर, द कंपनी शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब ही होता है गाइस कि उसको हम बोलने का मौका देंगे, रीजनेबल मौका देंगे हम उसको। एंड tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including obligations if any contracted और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, राइट। बिकॉज ऐसा होगा ना कि कंपनी 3 साल के बाद सपोज ये पता चला है कि कंपनी ने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स फाइल किया था, और तब तक उसने करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, और लोगों से उधारी में माल लाया है, गुड्स लाया है, राइट, तो उसका पैसे का क्या करे? तो ट्राइब्यूनल ये सब कुछ ध्यान में रखेगा कंपनी को बंद करने से पहले, एंड उसके बाद ही वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे कंपनी को बंद करने का। तब तक ये ऑर्डर पास नहीं होगा। यस, सी और डी का मीनिंग सेम ही है। सी मतलब आप कंपनी का नाम निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, बट मेथड अलग अलग है बेटा। सी पॉइंट में स्ट्राइक ऑफ हो रहा है कंपनी, मतलब कंपनी बंद करने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। सी पॉइंट में दूसरा तरीका है, डी पॉइंट में दूसरा तरीका है, इफेक्ट दोनों सेम ही है, कंपनी बंद हो रही है। यस गाइस, अभी आप ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आरओसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऊपर पढ़े ना, वो आप कौन से फॉर्म के अंदर फाइल करते हो? तो कानून ने बोला कि वो आप फॉर्म स्पाइस, देयर इज अ फॉर्म स्पाइस, दैट इज सिंप्लीफाइड प्रोफोमा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये उसका शॉर्टकट है स्पाइस। आपको उस हिसाब से उसको फाइल करना पड़ता है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब के एमसीए has taken the various initiative for ease of business, मतलब कि बिजनेस को सिंपल तरीके से चलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इन अ स्टेप टुवर्ड्स इजी सेटिंग ऑफ द बिजनेस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस मतलब कि इजीली आप अपना बिजनेस सेटअप कर पाओ, राइट, उसके लिए उन्होंने MCA has simplified the process, MCA ने बहुत सिंपल प्रोसेस कर दिया है for filing of forms for incorporation of company through simplified proforma for incorporation कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम बोलते हैं गाइस स्पाइस। यस गाइस, यहां तक आपके कोई डाउट्स है देन प्लीज आस्क। छोटू सा पोर्शन बाकी है, वो 5 मिनट में होगा नहीं।